पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो टेंपल है, उस टेंपल की उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए 5 तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है। वो 5 तारीख को वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। यानी उसी 5 तारीख को जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A जो हैं उनका खात्मा किया गया, उन्हें एब्रोगेट किया गया। एक पैगाम जो है हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी किस्म का एक आइडियोलॉजिकल पैगाम दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो हैं हिंदुस्तान की सियासत में या साउथ एशिया की सियासत में कहाँ पर खड़े हैं। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं उस मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जहाँ पर डोमिसाइल के नए कवानीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों को रियासत के बाहर से कहा जा रहा है कि अब तक 1 लाख लोग जो हैं उनको शहरियत दी गई है, जो पहले के कवानीन में मुमकिन नहीं थी। यानी वहाँ की आबादी के तनाव को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसकी पाकिस्तान के लिए इम्प्लिकेशंस क्या हैं? क्या हम रवायती बातें करते रहेंगे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के सोल्यूशंस भी हमारे साथ हैं? ये वो मुश्किल सवाल है। हिंदुस्तान में तो शादियाने बजाए जाते हैं। हम जो ये तज्ज़िया यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वहाँ से तो वहाँ तो उनकी पॉपुलैरिटी में बीजेपी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। वो तो एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा और पेशेंस एक्सरसाइज के अलावा थोड़ा हमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी उनकी जो खाली रेटरिक से बात नहीं बनती, थोड़ा हमें भी दिखाना पड़ेगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है जल साहब, ये जो चीन ने एक्शन किया था लद्दाख में, यहाँ पे बहुत से लोगों ने समझा कि शायद चीन जो है वो हमें भी एक सिक्योरिटी वहाँ दे रहा है, लेकिन अब तो चीन जो है उसकी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी बता दें हमें। खबरों से तो यही पता चल रहा है कि चीन ने बहुत से इलाके खाली कर दिए हैं, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ गया है। तो नेट इफेक्ट क्या है चीन और हिंदुस्तान के लद्दाख में स्टैंड ऑफ का या मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या है रीजन पे? चाइना का जो बॉर्डर है वो थ्रेटन हुआ है, उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। अब डिसएंगेजमेंट सिर्फ इस हद तक है कि वो तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे गए हैं और फिजिकल मुठभेड़ के चांसेस नहीं हैं जैसे पहले हो चुका है। लेकिन प्रिंसिपल पोजीशन से न चाइना पीछे हटा है, न ही हिंदुस्तान ने अपने आप को उधर कोई नरमी दिखाई है, बल्कि वो उस एरिया को मजीद रीइंफोर्स करने जा रहा है। तो ये है जो ग्राउंड रियलिटी। आज पूरी दुनिया ये रियलाइज कर रही है कि इंडिया एग्रेसर है, लेकिन मेरा जो खदशा है, और हिस्टोरिकली मैं 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी ने कभी पे नहीं किया, डिप्लोमेटिक पलड़ा इंडिया का ही भारी रहा है। जब हम पहली दफा यूएन में गए, इसके बावजूद कि हम बड़ा बेर और ये सब कुछ अमेरिका को दे चुके थे, रशिया ने हमें वीटो कर दिया इस मामले पे और फिर हमें कभी दोबारा जाने की जरूरत नहीं की। फिर हमने जब 1971 हुआ तो पीस एंड फ्रेंडशिप का ट्रीटी यूएसएसआर के साथ कर इंडिया ने एग्रेशन की, हमें 2 लख्त कर दिया। हालांकि ईस्ट पाकिस्तान इंडिया का न इंटीग्रल हिस्सा था, न वो। मैं जरा मुझे दोबारा मुझे जरा मुनीर अकरम साहब के पास जाने दीजिए। आप ये पॉइंट को लेके उसकी वजह यह है कि मुनीर अकरम साहब सिर्फ पहले पार्ट में मेरे साथ हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हम हैं इकट्ठे ब्रेक के बाद भी, लेकिन मुनीर अकरम साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ नहीं है। मुनीर अकरम साहब, आपने सब कुछ सुन लिया और जनरल साहब तो पॉइंटेडली ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी ने हमें कभी पे ऑफ नहीं किया है, हमें हमेशा मार ही पड़ी है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। मोहित भाई शायद सही हो, तारीख को अगर देखें, पर उस पे डिप्लोमेसी की कितनी इक्वेशन थी वो हमने देखनी होगी हिस्टोरिकली। वो मुल्क की ताकत है। अगर मुल्क में ताकत हो तो उसकी डिप्लोमेसी भी ताकतवर होगी और उसको फैसले सही मिलेंगे। पर अगर मुल्क कमजोर हो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अंदरूनी अगर हमारे डिविजन्स हों तो उससे डिप्लोमेसी भी कमजोर हो जाती है। तो अगर तारीख को देखना होगा कि 71 में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो मेरे ख्याल में जो हमारी कमजोरियां थी
वो डिप्लोमेसी की कमजोरियां नहीं थी, वो हमारी खुद की नेशनल कमजोरियां थी, जिस वजह से हमने मार खाया। कैसे भारत जो है वो 5 अगस्त को जब मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को बदला गया, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके, उसी तारीख को अब राम मंदिर जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी। लेकिन ममालिक अभी भारत के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, जिस पे शमशाद अहमद साहब का कहना था कि ये मसला हमेशा से है। जल साहब का ये कहना है कि जल ऐवान का कहना है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमेशा कमज़ोर रही है। इकराम सहगल साहब भी एम्बेसडर मुनीर अकरम से एग्री करते हैं। यहाँ तक की तो सारी डिस्कशन है। इसको लेके अगर हम थोड़ा सा आगे मैं चल सकूँ, जल साहब, जल एजाज ऐवान और इकराम सहगल, आप दोनों मिलिट्री पर्सोनल रहे हैं, आप एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की नज़र से सूरत हाल को देखते हैं। मैंने कुछ पीस लिखना था अगस्त 5 की मुनासबत से, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, बहुत सी किताबें मैंने निकाली। मुझे समझ आई कि गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट, जिसने गुरदासपुर की डिस्ट्रिक्ट के बगैर हिंदुस्तान ना तो कश्मीर के साथ इलाक़ कर सकता था, ना उसके वहाँ पे जंग लड़ सकता था। गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट माउंटबेटन ने रेड क्लिफ अवार्ड को असरअंदाज होकर गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिंदुस्तान को दिया। सवाल पैदा होता है कि क्यों दिया। जब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं चौधरी मोहम्मद अली की किताब को, तो समझ आती है कि माउंटबेटन का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हिंदुस्तान को रखना है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। तो एक तरह से हिंदुस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रखने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए कश्मीर की डील जो है वो माउंटबेटन हमें वहाँ पे करता नज़र आता है। मेरा आप दोनों से सवाल है, जो भी इसको पहले लेना चाहे, कि अगर ये ग्राउंड रियलिटी है भारत के साइज़ की और भारत की इम्पोर्टेंस की, तो कारगिल का जिक्र करते हैं, सहगल साहब के बैडली प्लान्ड ऑपरेशन था। मुझे याद पड़ता है जो कुछ मैंने पढ़ा है कि कारगिल को इंटरनल पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ जो है उनकी सपोर्ट भी नहीं थी। वो जो है दूसरी तरफ देख रहे थे, कुछ और ही सोच रहे थे। और उसकी जो लार्जर इंटरनेशनल सपोर्ट सिस्टम है, ये लार्जर, उस पर कैसे रद्द अमल होगा, कैसे हम उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एयरफोर्स उसमें जो थी उसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन एयरफोर्स ऑन बोर्ड ही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें भी उसमें हुई हैं। मैं फिर उसी पॉइंट की तरफ आऊंगा कि जब हमारे मफाद की बात हुई तो हमें वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल सकी जो दुनिया को मिलती, जो उस वक्त थी। हमने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका और वेस्ट हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका की हमने मदद की तो अमेरिका और वेस्ट हमारे साथ खड़ा था और उनको यूएन का कवर मौजूद था। हम ये सब कुछ आज भी कर सकते हैं। मैंने पहले यहीं से बात की इब्तिदा की थी कि हमें जब तन्हा छोड़ दिया जाता है, हमसे बड़ा बेर ले लिया गया, लेकिन रशिया का वीटो किसी ने नहीं रुकवाया। 71 वार मैंने ये बात नहीं की थी कि डिप्लोमेटिक फेलियर है सिर्फ, वो मिलिट्री फेलियर भी था, पॉलिटिकल फेलियर भी था, डिप्लोमेटिक फेलियर भी था। लेकिन उसमें डिप्लोमेसी ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी मदद नहीं की, हता कि चीन और अमेरिका भी हमारी मदद के लिए नहीं आया और हिंदुस्तान यूएसएसआर के साथ एक मुआहदा करके हमें डिसइंटीग्रेट करके चला गया। फिर हम 1984 में अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ। इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया और हमारी तरफ देखा तक नहीं और उसमें हमारे साथ कोई मुआवनत नहीं की। इल प्लान्ड, इल एग्जीक्यूटेड कारगिल, आई एग्री विद अकरम साहब, लेकिन इल टाइम्ड, आई वुड से इल टाइम्ड, लेकिन उसमें बिल क्लिंटन ने जो इमदाद इंडिया को दी वो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बन गया उन दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की मदद किसी ने नहीं की। तो जब ये दुनिया अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करती है तो वी डिलीवर, लेकिन जब हमारे मफाद की बात होती है तो दे लुक दिया। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख ली होगी। अब इस वीडियो को देख के मैं जो कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, मैं वो ये निकाल रहा हूँ कि पाकिस्तान मीडिया बेसिकली जो जिस तरह से उन्होंने बोला है कि मोदी का जो एजेंडा है, आरएसएस का जो एजेंडा है या विश्व हिंदू परिषद का जो एजेंडा है, जो उन्होंने कहा जब राम टेम्पल का आज भूमि पूजन हुआ है, तो मैंने एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंडिया कल भी एक सेकुलर स्टेट था, इंडिया आज भी एक सेकुलर स्टेट है, इन फ्यूचर ऑल्सो इंडिया विल बी अ सेकुलर स्टेट। सो जहाँ तक राम टेम्पल की बात है, तो वो इंडिया के जो हिंदूज था उनका हक था और उन्हें मिलना ही था। वो वहाँ पे जो मस्जिद बनी थी वो इलीगल एक मॉन्यूमेंट था और इस जजमेंट को आने में काफ़ी टाइम लगे। अनफॉर्चुनेटली अब आया है तो हिंदू तो सेलिब्रेट करेंगे ही। सो
जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है वो हमें पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत नहीं है. दे नीड टू अंडरस्टैंड और दे नीड टू वर्क आउट ऑन देयर weaknesses rather than pointing fingers towards India. Thank you so much for watching.